हेलो भाई, कैसे हैं आप? ये बताइए, हेलो, पीछे का लेक्चर आ गया कि नहीं? अभी कल वाला जो लेक्चर नंबर 4 था वो आया कि नहीं आया? बड़ा मेहनत लगी आ रहा लाने के लिए। कल रात से हम लोग परेशान थे, गलती से मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ कर दिया था, नहीं दबाया था, इसलिए बता दीजिए क्या बताएं। आ गया कि नहीं आ गया? चलो, आ गया। चलिए ठीक है, मैं इसको आपको मैसेज कर दूँ आ गया? मैं ठीक हूँ, तो मैं मैसेज कर दूँ आ गया? मैसेज कर दूँ? 2 मिनट मुझे समय चाहिए। हाँ, चलिए आइए आप लोग, तब तक मैं मैसेज कर देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों ने 1 से 13 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं सर ये बात सर लेक्चर नहीं नहीं आ गया है? तो कुछ लोग तो कह रहे हैं आ गया, कुछ लोग तो कह रहे हैं आ गया। भाई कहाँ है वो आप लोग? कुछ लोग तो कह रहे हैं आ गया, मैं क्या मानूं? नहीं आया? अरे वहां लाइव क्लास में देखो आ गया क्या? लाइव क्लास में देखो, लाइव क्लास में देखो, लाइव क्लास में देखो, लाइव क्लास में। अभी कंटेंट में नहीं गया होगा, लाइव क्लास में देखो पहले। अरे वो नंबर है विनायक ना, उसे बात करके करवा लो एडमिशन, क्या दिक्कत है? या फिर आप तो सब चीजें जानते ही हो, जैसे आपका एडमिशन हुआ था वैसे उसका भी करवा लो, ठीक है? नहीं आया आज भी सर? अरे वो कुछ एक बार देख लो, आ गया है तो मुझे बता दो, नहीं आया तो भी बता दो, एक क्लियर कर दो आप, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा ना उसके बाद। मुझे ही देखना पड़ेगा, बहुत खतरनाक आदमी, आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो मुझे। एक बार देख के बताओ, मुझे देख के बताओ। खुशी, एक बार क्या हुआ वंथ का? क्या पूछ कर रहे हो? 1 मिनट। लाइव क्लास में आ चुका है सर? अच्छा, लाइव क्लास में आ चुका, चलो लाइव में आ चुका तो उसमें आने में समय नहीं लगेगा, वो तो सेकेंड ओवर का काम, वो आ जाएगा 2-3 घंटे में। सर आप वंथ का भी पढ़ाते हैं? वो नहीं, वंथ का मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वंथ का नहीं पढ़ाता हूँ। वंथ का कौन पढ़ाएगा यार? हेलो, ये बताओ सब क्वेश्चन हो गया था या फिर कुछ क्वेश्चन कराने हैं? जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था सब क्वेश्चन हो गए हैं या कुछ क्वेश्चन कराने हैं मुझे? एक बार बता दो मुझे। नहीं बताओगे क्या? मेरे से बात उस 83-85 वाले नंबर पे फोन करो, बहुत सारे बच्चे तो बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं। क्वेश्चन हो गया था या क्वेश्चन कराने, एक बार बताओ मुझे कि मैं आगे पढ़ाऊं, कि मैं आगे पढ़ाऊं, बताओ।
बताओ मैं क्या करूं? नो नहीं है, हो गया है, कुछ करने हैं अभी। अरे मैं क्या करूं, उसे सोल्यूशन कराऊं या आगे चलूं? उसमें सोल्यूशन के साथ था चैप्टर नंबर, हाँ क्वेश्चन अपलोड है ना फोल्डर में, 12 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट में क्वेश्चन लगवाता हूँ। कौन सा अपवर्तन के या परावर्तन का, कौन सा क्वेश्चन 12 नंबर? सर 11 की क्लास स्टार्ट हो रही है, मैं पूरी तैयारी में हूँ, 1 शॉट लेक्चर चलाया जाएगा कल। अजय सर, कल का वीडियो आ गया है, उसको अपलोड कर दूं? हाँ बाद में कर देना। हाँ 11 का स्टार्ट होगा जल्दी। क्वेश्चन यार रहमान शर्मा वहां पे है जहां पे आप लेक्चर देखते हो ना, जहां पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसी के नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीपीपी होता है। वहीं पे होता है, समझे? कहां पे होता है? एक मिनट में देख रहा हूं, एक मिनट को मुझे समय देना थोड़ा सा। मैं बता दूं क्वेश्चन आ गया है। मुझे लगता है एक सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा क्लास 11 का। अवतल अपवर्तन का 12 नंबर, ऐसे क्वेश्चन पूछो तो मैं बता रहा हूं। अपवर्तन का 12 नंबर क्वेश्चन कौन है जी? एक मिनट में देखता हूं, व्हाट्सएप में क्वेश्चन लगाने दो। व्हाट्सएप अपवर्तन का 12 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। एक मिनट रुकना सभी लोग। अपवर्तन का 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए अपवर्तन के पूरे क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, हालांकि सोल्यूशन मैं दे दूंगा। ये क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का, बताइए। ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन तो हो ही गया था ना। अरे हाँ संदीप, एक मिनट, 12 नंबर क्वेश्चन इनका देख लूं भाई, जो कोई लगाया इनको प्रॉब्लम है। 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य संध्या से पहले क्षैतिज दिशा के नीचे की ओर थोड़ा बड़ा हमें दिखता है, इसका परिणाम किसके वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से या परावर्तन की वजह से? संजीव राव बताओ, क्वेश्चन लगाए हो तो बताओ, या क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो? मैं क्यों डेली के डेली क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज भी 4-5 क्वेश्चन दूंगा। बताओ ऐसा क्यों होता है? किसी को प्रॉब्लम है? बताओ ऐसा क्यों होता है? हाँ, किसके वजह से ऐसा होता है? अपवर्तन की वजह से होता है। यही क्वेश्चन था आपका, क्या नाम था? अपलोड हो गया है ओझा जी, लाइव में आ गया, जल्दी अपलोड हो जाएगा। अपवर्तन की वजह से। और कोई क्वेश्चन था क्या इसमें? और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है बताओ? और कोई क्वेश्चन है पूछ लो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, पूछ लो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ संदीप राज, अपवर्तन की वजह से। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। कोई और क्वेश्चन का नंबर है जो आपको नहीं आ रहा है? पहला क्वेश्चन, हाँ सनी कुमार बता दो, मैं बता देता हूं अभी, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, समय नहीं मिलता है ना।
19 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 19 नंबर क्वेश्चन नहीं है शुभम यादव, इसमें 19 है ही नहीं, 17 क्वेश्चन है भाई, 19 कहाँ है? किसमें की बात कर रहे हो, अपवर्तन वाले का या परावर्तन वाले का? सर हाँ, किसने अपवर्तन वाले का 19 या परावर्तन वाले का 19? 1 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सबसे आसान है, बताओ पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सतवां क्वेश्चन बता दूं, ये तो मैंने करवाया था क्लास में, 1 होगा ना, AWNG इसका 1 होगा, ये तो मैंने क्लास में करवाया था ना। कौन सा सही है, कौन सा संबंध सही है, ये तो मैंने क्लास में करवाया था आप लोगों को, नहीं करवाया था क्या? बताओ कौन सा क्वेश्चन सही होगा? ABCD नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। अजय आपने बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया अजय। किसको किसको ये पहला, इसको किसको लग रहा है कि ये पहला ऑप्शन सही होगा, किसको किसको लग रहा है कि दूसरा तीसरा सही होगा, बताओ। बताओ कैसे लगाओगे ये क्वेश्चन पहला ऑप्शन? बस आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं हो, मैंने कहा क्वेश्चन पूछ लो पीछे का जो पढ़े नहीं हो, तो आप लोग पढ़े ही नहीं थे, लगाए ही नहीं थे, कहां से क्वेश्चन पूछोगे भाई? मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन डेली का डेली लगा लिया करो, डेली के डेली लगा लिया करो क्वेश्चन, मैं डेली दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन ना। बताओ मुझे, सागर तुम हो तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला कि चौथा? पहला कि चौथा? सागर पहला होगा कि चौथा होगा? शुभम यादव तुम भी पढ़ नहीं रहे हो, इसका आंसर मैंने नहीं दिया है, आंसर 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए या कल तक अपलोड हो जाएगा। डी वाले सब गलत हैं, डी वाले सब गलत हैं, कोई पढ़ नहीं रहा है, बात यहां से है, कोई लगाए, सच्चाई से बताओ, ईमानदारी से कौन कौन क्वेश्चन को लगाया था, ईमानदारी से बताओ कौन कौन क्वेश्चन को लगाया था, ईमानदारी से बताना। पूरा क्वेश्चन, अभी तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1,200 क्वेश्चन दे दूंगा इसका। चैप्टर 5 वाले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया। कुल मिला जुला के आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करोगे नहीं। चलो मैं बताता हूं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। इधर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? पहला ऑप्शन लेते हैं, ANG इज इक्वल टू ANW इंटू WNG, यही क्वेश्चन है ना आपके सामने। ये अजय ने पूछा था, अजय उनका नाम पूजा है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे पता ये वाला ऑप्शन सही है? देखो सबसे पहला क्या होता है, इस ANG है और यहाँ पे ANW है, यहाँ पे WNG है, तो ANG वाले को हम लोग उठाकर इधर लाएंगे, लाओ क्या हो जाएगा, अपान क्या लाओ, तो क्या लिखोगे, ANG अपान ANW इज इक्वल टू WNG। क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ क्या ऐसा होता है? ANG अपान ANW इज इक्वल टू WNG होता है, हाँ या ना बताना, एक बार बताओ ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है? नहीं होता है क्या? मैंने आपको बताया था कि 1n2 को हम लोग क्या लिखते हैं, N2 अपान N1 लिखते हैं। मान लो यहाँ पे ए दोनों ऊपर नीचे कट गया, यानी हम ये लिखेंगे NG अपान NW, इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या लिखेंगे? जो 2 होता है ये बाद में जाता है, यानी NG हो जाएगा आप पहले वाला सामने, यानी यही आपका सही होगा कि नहीं होगा, बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ ये ऐसे लगेगा क्वेश्चन,
और कोई क्वेश्चन है इस पीडीएफ का जो आपको नहीं समझ में आया, जो आप मुझे बता देना चाहिए, बताओ। और कोई क्वेश्चन है तो नंबर बताओ, मैं बता दूं। अपवर्तन का 11 तो मैंने बता दिया ना। 11 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने उसी दिन क्लास में बता दिया था आपको। 40 सेंटीमीटर शायद आंसर आया था। बी आई वाला फिर से, बी आई वाला मतलब बी आई वाला फिर से, मतलब इसका क्या मतलब? 17 एक प्रकाशिक तंतु के ऊपर। अरे मैंने बताया था प्रकाशिक तंतु में इसके अंदर जो होता है 1.7 मतलब अपवर्तनांक वाला यूज किया जाता है, ऊपर 1.5 वाला यूज किया जाता है। मैंने लास्ट में बताया था। क्वेश्चन लेक्चर ध्यान से देखा करो, आप लेक्चर ध्यान से देखा करो। और हाँ, मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं होमवर्क। क्या कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर के साथ में है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं होमवर्क क्या है। मैं अपलोड करा दूंगा। 13 तक तो मैंने दे दिया था आप लोगों को, आज 14 से दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 फिर से करा दें। सी दयाल, अब तुम आती कर रहे हो, कुल मिला जुला के अब तुम्हें ब्लॉक करवाना पड़ेगा। कुछ नहीं, मैं समझ गया। क्या है क्वेश्चन? क्या, एक उड़ती हुई चिड़िया 4.4/3 के ने क्या नाम है तुम्हारा? देव तिवारी। जाके लेक्चर देख लेना, ये क्लास में करवाया हूँ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करवाया हूं मैं, फालतू की बात नहीं। पीडीएफ मिला है रोहित, वहां पे अपलोड है। चलो हो गया जो करना था। एक पीडीएफ और लगा रहा हूं, आप ध्यान देना यहाँ पे। ये आप लोग पढ़ लेना, लगा लेना क्वेश्चंस, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये पार्ट 2 अपलोड करवाऊंगा आज मैं आप लोगों को। एक मिनट। ये देखो आपके सामने 14, इसके पहले के 13 क्वेश्चन आपको मैंने दे चुका था। 14 क्वेश्चन से मैंने आपको आज दे रहा हूं, पीडीएफ शाम तक चला जाएगा। ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है ना, सोल्यूशन के साथ में है। बड़ी बात यह है आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन आपको समझाने की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। कर लोगे अपने से आप लोग प्रैक्टिस वगैरह? यस या नो? ठीक है, शाम तक अपलोड करवा दूंगा मैं इसे। इसके पहले के 13 क्वेश्चन आपने कर चुका होगा, मुझे पता है। 13 क्वेश्चन जो मैंने दिया था इसके पहले का, क्या आपने कर चुका है? 13 क्वेश्चन, ये वाला 13 क्वेश्चन जो हमने इससे पहले आप लोगों को दिया था, क्या आप लोगों ने कर चुका है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक का। ये है आपके सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक मैं आपको ऑलरेडी दे दिया था, डेली के डेली कर लिया करो ना। ये सभी क्वेश्चन हैं, देखो 10, 11, 12, 13 ये हो गया। फिर 14 से 8 जो मैंने देने वाला हूँ, एक साथ नहीं देता हूं, क्योंकि अगर एक साथ दे दूंगा तो लगा नहीं पाओगे आप, ठीक है। स्टार्ट करें तब आज का लेक्चर। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें तब लेक्चर आज का। चलिए ठीक है। कहां तक कल पढ़ाए थे हम लोग? पढ़े थे हम लोग परावर्तन वाला दूसरे दिन डिस्कस है। एक ही दिन करोगे क्या सब? एक ही दिन करोगे? परावर्तन वाला कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, लगा लीजिएगा, साथ में लगाते चलोगे तो तैयार हो जाएगा। सर 2 बता दीजिए, कौन सा 2 बताएं?
सर 2 बता दीजिए, कौन सा 2 बताएं, बताओ, है ना। प्रकाशिक केंद्र हो गया था, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब पढ़ाते हैं, अभी तक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रकाशिक केंद्र हो गया था। अब हेडिंग डालिएगा मुख्य फोकस। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए मुख्य फोकस। क्या हेडिंग डालना है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस, ठीक है। ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, ठीक है। हाँ, मुख्य फोकस, ठीक है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस हो, लेंस में 2 फोकस होते हैं, लेंस में कितने? 2 फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। एक होता है प्रथम फोकस, परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा होता है द्वितीय फोकस, ठीक है। देखिए मैं प्रथम फोकस उत्तल लेंस के लिए निकाल रहा हूं, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस याद कर रहा हूं, उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के लिए, है ना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके पहले हम लोग प्रकाशिक केंद्र पढ़ चुके हैं ना, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। देखिए प्रथम फोकस क्या होता है उत्तल लेंस में, जैसे मान लीजिए आपका ये उत्तल लेंस है ना, यह आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। यह आपका क्या है? उत्तल लेंस है। यहां पर एक बिंदु है एफ, जहां से चलने वाली प्रकाश किरण, जहां से जितनी भी प्रकाश किरण चलती है ना, वो सभी प्रकाश किरण क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। बात समझे? बात समझे कि नहीं, बताओ। यानी वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? F1 यानी प्रथम फोकस कहा जाता है। परिभाषा लिखना, वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। जरा मुझे कोई बताएगा ये जो प्रथम फोकस है, ये धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, बताओ। तब तक मैं द्वितीय फोकस का फिगर ओवर बनाता हूं। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा क्या कि प्रथम फोकस धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? बताओ। पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जहां पे भी अगर आपसे पूछे तो आपको चतुर्थांश बनाना है, ऐसे लेंस को चतुर्थांश पे रखना है। इसके इधर की जितनी भी चीजें होती हैं वो निगेटिव होती हैं और इसके इधर की जितनी भी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अगर हम लेंस, ये है आपके सामने ना, यह आपके सामने लेंस है, ठीक है। इस लेंस के मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। मान लो ये बीच में हमने चतुर्थांश खींचा है, प्रथम फोकस तो यही इधर कहीं होगा और इधर की सभी चीजें क्या होंगी? निगेटिव होंगी। क्या होंगी? निगेटिव होंगी, पॉजिटिव तो नहीं होंगी ना। क्यों भाई, क्यों पॉजिटिव बता रहे हो आप लोग? पॉजिटिव होंगी या निगेटिव होंगी, बताओ जरा। अरे बताओगे? पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहे हो? हाँ, आपको मैंने बताया था कि चतुर्थांश के इस साइड, लेंस के इस साइड की सभी चीजें निगेटिव होती है, उस साइड से पॉजिटिव होती है। तो इस साइड है ना, तो निगेटिव होगा ना। कहां से पॉजिटिव? पॉजिटिव क्यों सागर, नशा में हो क्या? एल्कोहल चल रहा है, एल्कोहल पी लिए हो क्या? बहुत खतरनाक लड़के हैं यार ये सभी,
बेइज्जती करा देंगे कभी, एक ही कंसेप्ट बार बार बताने के लिए कहते हैं। बहुत खतरनाक आदमी है यार सब। हाँ, अब कैसे पढ़ोगे आप लोग, कैसे बताया जाए आप लोगों को, बार बार एक ही चीज बताया जाए क्या? कक्षा 10 में पढ़ चुके, मैं तो कह सकता था छोड़ दो, क्लास विदेश में पढ़े हो। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था कि लेंस के इस साइड की सब चीजें निगेटिव होता है, उस साइड के पॉजिटिव होता है। कैसे होगी पढ़ाई बताओ? बहुत बुरी स्थिति है आप लोगों की। ऐसे चलेगा काम? बताओ, ऐसे चलेगा काम? बताओ। चलो फास्ट चलें, पढ़ाई मत करो आप लोग। मैं कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों का। चलिए द्वितीय फोकस पे बात करते हैं, द्वितीय फोकस पे बात करते हैं ना। द्वितीय फोकस में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। अगर वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उसे प्रथम फोकस कहते हैं। और जिस, अगर समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस बिंदु को? उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीय फोकस कहते हैं। F2 से निरूपित करते हैं। ठीक है, एक नंबर में डिफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है कि द्वितीय फोकस की परिभाषाएं लिखिए, सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप लोग लिख लोगे ना, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं अवतल दर्पण के लिए मैं बताऊं। हो गया? चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या क्या जानेंगे? अब हम लोग प्रथम फोकस उत्तल अवतल दर्पण में जानेंगे कि अवतल दर्पण में कहां पे प्रथम फोकस होता है। प्रथम फोकस अवतल दर्पण में जानेंगे, ठीक है। यह है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। क्या है? अवतल दर्पण। आप लोग इसे जाने होंगे, देखे होंगे। इस अवतल दर्पण में यह है मुख्य अक्ष, ठीक है, यह आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ध्यान देना सभी लोग, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें चल रही हैं, रेड वाले जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर चल रहे हैं, ये समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, जब इसका अपवर्तन हो जाता है ना, इस तरह से ये बाहर क्यों निकल जाती है,
इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसरित लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रसार कर देता है, ठीक है ना। तो बाहर की ओर क्या निकल रही है, निकल रही। ये जो इसको अगर हम डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाया जाए इस तरह से, इस तरह से अगर डॉटेड लाइन से बढ़ाया जाए, ठीक है, ये जो बिंदु होता है, क्या बिंदु होता है, इसे कहा जाता है प्रथम फोकस, ये फोन। अतः परिभाषा में क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, यानी प्रथम फोकस कहा जाता है। उसे F1 से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये बताओ, जो मुख्य फोकस यहाँ पे F1 प्रथम फोकस अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए है, ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताओ। निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंस के इस साइड उपस्थित है, लेंस के इस साइड वाला निगेटिव होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। परिभाषा क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं ना। बात कर लेते हैं द्वितीय फोकस का, सेम डिफिनेशन होगा द्वितीय फोकस में, बस लेंस चेंज हो जाएगा। द्वितीय फोकस में क्या होता है, बताओ। वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लेंस है, इससे लेंस से का ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये आपका लेंस है, अवतल लेंस, और ये ब्लू कलर से जो है मुख्य अक्ष है। इससे कोई यहाँ पे बिंदु पी लेते हैं, इस बिंदु यू लेते हैं, यू से जितनी भी प्रकाश किरणें जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है, यह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रहा है, इनका मार्ग चेंज हो जा रहा है इस तरह से। ठीक, ये होता है द्वितीय फोकस उस अवतल लेंस के लिए। द्वितीय फोकस कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है F2, पॉइंट को F2 लिखते हैं। द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं यहाँ, उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। नोट कीजिए सभी लोग फटाफट।
हो गया आप लोगों का? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अच्छा ये बताइए जरा आप लोग कि इसका जो प्रद्युति फोकस ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक? बताओ, इसका जो द्वितीय फोकस होगा वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक? बताओ, धनात्मक होगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक होगा ना, क्योंकि उस साइड है। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ चुके हो। चलो चलिए तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। प्रथम फोकस द्वितीय फोकस हो गया। अब हम लोग लेंस के फोकस दूरी के लिए मेकर का सूत्र डेरिवेट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और डेरिवेशन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके वहां पे जाने से पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको कर लेना आवश्यक है ना। न्यूमेरिकल का एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना। एक मिनट में क्वेश्चन लगा रहा हूं। क्वेश्चन लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दरअसल क्या हमको आ रही नींद, जिससे मैं उतना तेज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि अरे यार रात को सो नहीं पाया मैं। आज दवा खा लेता हूँ ना, वो नींद वाली, मतलब सर वाली, तुरंत नींद आने लगती है। क्या बताऊँ मुझे। अरे इतना ज्यादा टाइम दिए, अब कितना दें। दवा खाने के बाद सर वाली बहुत खतरनाक नींद देती है, जैसे दारू रूप पी लिया इस टाइप का नींद लगती है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ मुंह धो के तब। नहीं नहीं, आ गया भाई, मुंह धो कर आ गया मैं। क्वेश्चन कराने से कहाँ क्वेश्चन। एक मिनट, इसका क्वेश्चन नहीं कराना, ये वाला क्वेश्चन। क्या कहूँ, बहुत बुरी तरीके से नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ। दोपहर की दवा थोड़ा सा लेट खाया हूँ मैं आज। बस एक मिनट का समय देना सभी लोग मुझे, मैं क्वेश्चन लगा लूँ। आपकी क्लास पे तो मूड खराब हो गई। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि सोल्यूशन के साथ में दूंगा, ठीक है, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आध दो पूछे जाते हैं।
ये क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे, ठीक है, फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला मत करिए, पहले ये वाला करिए, आप इजी वाला करिए, कठिन वाला मत करिए। चलिए ये क्वेश्चन है, चलिए भाई सॉरी, नींद आ गई, सॉरी, क्या करें मैं, ठीक है। तो अब हम लोग लेंस के लिए क्या पढ़ेंगे, मेकर का सूत्र, लेंस के फोकस दूरी के लिए मेकर का सूत्र। देखिए उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल है उसे हम लोग लिख लेते हैं, देख लेते हैं, जो कि पीछे जो हमने अपवर्तन के लिए फार्मूला पढ़ा था उस पर आधारित है। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 3/2 अपवर्तनांक। देखो मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच का एक उत्तल लेंस है, ठीक है, कांच का एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक यन कितना है, 3/2 है। यन कितना है, 3/2 है, ठीक है। कांच का एक उत्तल लेंस है, ठीक है। पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या मतलब आर्क R1 का वैल्यू क्या है आपका, 10 है, 10 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, देख लो आप सभी लोग, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके एग्जाम में। R1 का जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है और लेंस के दोनों ओर अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। ये N1 का वैल्यू, ये N2 का वैल्यू 4/3। नहीं, ये दोनों ओर का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, N1 N2 ये दोनों अपवर्तनांक हो गए, ठीक है, 4/3। अब इसके आगे क्या है आपका, लेंस का प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, U का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु ना का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आपका फार्मूला आपने पढ़ रखा है क्या, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। देखो सबका वैल्यू दिया है, आपसे प्रतिबिंब की स्थिति V का वैल्यू ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान देना यहाँ पे N1 का वैल्यू 3/2 दिया है, N2 का वैल्यू 4/3 दिया है। सर लेकिन आपको पता कैसे चला कि N1 का वैल्यू कौन है, N2 का वैल्यू कौन है, यह आपके दिमाग में आना चाहिए। अपवर्तन के लिए यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, जहाँ पे दो अपवर्तन के लिए है ना, कि N1 मैं N1 तो N1 इसको भी लिख सकता था, लेकिन यह आपको पता चलेगा क्वेश्चन पढ़कर। क्वेश्चन पढ़ो, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच का एक उत्तल लेंस है, यानी कि आप अगर उत्तल लेंस बनाएंगे, दिमाग में लगाएंगे, तो ये इसका अपवर्तनांक 3/2 है। और क्या आगे है आपका, क्या है, ये दोनों ओर माध्यम का अपवर्तनांक 4/3 है, इधर का भी 4/3 है, इधर का भी 4/3 है, 4/3 है, 4/3 है। दोनों ओर उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। तो प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब और स्थिति ज्ञात करना है। सबसे महत्वपूर्ण फंडा यही है कि कैसे पता करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण फंडा यही। तो देख लेना, जो भी लेंस जिस भी पदार्थ से बना होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा N1 का वैल्यू होता है। ये मेरा ट्रिक है, कहीं बुक में नहीं दिया है। जैसे अगर कांच से बना है तो इस कांच वाले को N1 मानेंगे और इसको N2 मानेंगे, बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों ओर माध्यम है ना, सीधे का दोनों ओर माध्यम, यानी इधर भी इधर भी, यानी दो ओर मतलब N2, ठीक है, दो ओर का मतलब N2। ये बीच में कांच के अपवर्तनांक मतलब 3/2, दोनों ओर मतलब। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूले को इसमें रखना है क्वेश्चन को। देखो 4/3 हो जाएगा बटे V, V का वैल्यू तो ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, V माइनस R N1 मतलब 3/2 अपान U का मतलब क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू ना N2 माइनस N1 क्या है 4/3, ये N1 क्या है 3/2, ठीक है, अपान R का मतलब क्या है
बताओ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/3 भी माइनस 3/40 ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ। 4/3 माइनस 3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 9/3 दूनी 6, ये होगा ना। क्या होगा बताओ 8 माइनस 9/6 ना, यही तो होगा ना। 6 ये इसका वैल्यू हो जाएगा। 8 माइनस 1 9 मतलब -1/6 है। किसका वैल्यू हो जाएगा इसका -1/6, इसका वैल्यू हो जाएगा नीचे 10 है। यानी 1 को अगर फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा -1/6 हो जाएगा अपान 10। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा ध्यान देना यहाँ पे 4/3 भी माइनस 3/40 इज इक्वल टू -1/60 ये हो जाए। ठीक है, अब आप इसको इस साइड लाओगे 4/3 भी इज इक्वल टू माइनस वाले को उस साइड ले जाओगे क्या होगा संख्या एक साइड और वो एक साइड। यहाँ पे 3/40 हो जाएगा -1/60 हो जाएगा है ना। 4/3 है ना, तो 4/3 भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका लस आएगा 4 चौको 16, 6 चौको 24, 240 इसका लस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 का 18 माइनस 6 चौको 24, 4 18 माइनस 4 ये होगा है ना 3/40। 18 माइनस 4 मतलब कितना 18 में से 4 तो 14 ना, तो 4/3 भी इज इक्वल टू 14/240। काटोगे तो 7 दूनी 14 होता है, 120 दूनी 240 होता है। यानी 4/3 भी इज इक्वल टू 7/120। ठीक है, ये यहाँ से क्या है आपके सामने 1/b इज इक्वल टू 7/120 इंटू 3/4। ठीक है, 3 चौक को 12 40। 1/b इज इक्वल टू 7/4 चौक को 16 160। b इज इक्वल टू क्या 160/4 आ जाएगा। ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी 160/4 है ना, 160/4 हो जाएगा। सात हो जाएगा 160/4 नहीं 3 चौक को 12 4 चौक को 16 160/7। 3 चौक को 12 40 4 चौक को 1/360/7 आ जाएगा। ठीक है, अरे यार आप 240 लस लिखो चाहे 120 लिखो, दोनों सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप 120 लिखोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 चाइन 3 चाइन 9 माइनस मतलब यहाँ पे आपका आएगा 9 माइनस 2 आएगा तो -7 तब पर भी आएगा। हाँ सेम आंसर आएगा, आप लगा के देख लो सेम आंसर आएगा। लसा मसा में आप लोग टेंशन मत लिया करो, यानी बचपन में पढ़े नहीं, वो खिलाड़ी आदमी थे बचपन में। है ना, अब इसको सॉल्व कर लो 160/7 को कितना आएगा। आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन लगाना होता है, इस टाइप से क्या आपको क्वेश्चन लगाना होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पूरा सोल्यूशन भी दिया रखा है। ठीक है, पीडीएफ आप अगर ऐप पे हैं तो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है ना,
ठीक है। ये सब क्वेश्चन अभी हम लोग फोकस दूरी वाला आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। ठीक है, क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। आप लोग लगा लीजिएगा ना, ऐप पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस फार्मूले में आपका चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और अच्छी से आपकी तैयारी हो जाए ना। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए बी प्रतिबिंब जो है, ए बी प्रतिबिंब की स्थिति की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें लंबाई ज्ञात करना है, इसमें रेखीय आवर्धन यूज होगा, रहने दीजिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना। लेकिन एक चीज देखा गया है आपके एग्जाम में, जो अपवर्तन का फार्मूला ये वाला है n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, इससे कम क्वेश्चन बनते हैं। भले ही आपके बुक में ज्यादा क्वेश्चन दिए हो तो क्या हुआ, लेकिन क्वेश्चन इससे कम बनते हैं। क्वेश्चन ज्यादा कहां से बनते हैं, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं आपका ना, क्वेश्चन आपका ज्यादा कहां से बनते हैं, क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं फोकस दूरी से, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे मेकर के सूत्र में। क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनते हैं, क्वेश्चन इस फार्मूले पे कम बनते हैं। फिर भी मैंने 2-4 क्वेश्चन डाला है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, कोई एक भी क्वेश्चन बने तो आप कर लें, ठीक है। ऐप पर मैं पीडीएफ दे दूंगा शिखर बैच में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चले आगे, बताओ क्वेश्चन का सलूशन दे दिए भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खुद से अपना सलूशन देख के कर लिया करें, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको मैं कितना भी करा दूं, शिवदयाल की तरह टाइम ओवर लिखते लिखते इनकी जिंदगी का ओवर हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे लोगों का मैं क्या गारंटी लूं, बताओ। ठीक है, आप लोग खुद से क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या चलें, आज आज मुझे लग रहा है क्लास बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मूड मेरा थोड़ा सा बंद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट तो कर नहीं पाऊंगा। चलो जितना कंप्लीट करते हैं उतना करते हैं आगे हम लोग, ठीक है। कल मैं इसके आगे चलूंगा ना, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे और, ठीक है। जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं इस पे भी आधारित 2-3 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, सोल्यूशन भी दे दूंगा, खुद से समझ के कर लेना, नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम आप लोगों का यहाँ पे N1 N2 में होगी, इसको मैं अलग ट्रिक से भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन में नहीं लेना, है ना। चलिए इसके आगे आप सभी लोग हेडिंग डालिए, ठीक है। इसके आगे आप सभी लोग हेडिंग डालिए, पतले लेंस के लिए मेकर का सूत्र। मेकर का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाता है और इसी पे आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार में समझने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित होकर देना, अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा, फिर चिल्लाते रह जाओगे। ये आपके सामने एक लेंस है, मैं उत्तल लेंस लेता हूं, ठीक है, और ये लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। इसमें यहाँ पे कोई एक बिंदु O स्थित है,
क्या है, बिंदु O स्थित है। इसी बिंदु O से क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, मानते हैं कि लेंस के चारों तरफ, लेंस के दोनों ओर का माध्यम सेम है, यानी जिसका जो माध्यम का अपवर्तनांक n1 इस साइड का है, सेम इसी साइड का भी है, यानी लेंस के दोनों ओर का माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, सेम है। केस नंबर 1 मानते हैं, क्या लेंस के दोनों तरफ का अपवर्तनांक क्या है, समान है, समान है। लेंस के दोनों तरफ का जो अपवर्तनांक है ये समान है, ये हमने लिखा, ठीक है। यानी इधर का भी अपवर्तनांक समान थे, n1 n2 लिखने क्या बात है, जो चीजें समान होती है उसे लिखी नहीं जाती। एक वस्तु यहाँ पे O है, एक वस्तु यहाँ पे O है, यहाँ पे दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ P1 मान लीजिए ये वाला है, दूसरा पृष्ठ P2, एक P1 ये वाला है, P2 ये वाला है। तो यहाँ से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की सबसे पहले P1 पृष्ठ से क्या होता है, इनका अपवर्तन होता है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है I1। सबसे पहले P1 पृष्ठ से इसका अपवर्तन होता है और प्रतिबिंब क्या बनता है, I1। इसे हम लोग डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे, क्योंकि ये फाइनल प्रतिबिंब नहीं है। P1 वाले पृष्ठ से जो अपवर्तन हुआ इसका प्रतिबिंब बना I1। P1 वाले पृष्ठ से जो अपवर्तन हुआ इसका प्रतिबिंब क्या बना, I1। लेकिन P2 वाले से अभी नहीं हुआ है, P1 वाले से हुआ है। P1 वाले पृष्ठ से जो इस वस्तु का अपवर्तन हुआ उसका प्रतिबिंब I1 यहाँ पे बना है। इस बात को सभी लोग समझ गए हो क्या, बताओ, इस बात को सभी लोग समझ गए हो क्या? ये बात समझ गए हो कि P1 वाले पृष्ठ से जो अपवर्तन हुआ उसका प्रतिबिंब I1 यहाँ पे बना है, हाँ या ना? एक बार यस या नो करके मुझे जवाब देना। समझ चुके हो कि P1 वाले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ, P2 वाले से नहीं हुआ। जब P1 वाले पृष्ठ से इसका अपवर्तन हुआ है, पृष्ठ P1 से अपवर्तन हुआ है, क्या पृष्ठ P1 से अपवर्तन होने पर, पृष्ठ P1 से जब अपवर्तन हुआ है, पृष्ठ P1 से जब अपवर्तन हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये वस्तु की दूरी आपकी क्या है, u है, और यहां से जो प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है पृष्ठ P1 से अपवर्तन होने के बाद, इसका मैं दूरी v1 मान लेते हैं, ठीक है। तो जरा मुझे बताइएगा फार्मूला क्या हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा ना, n/v1 डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r, यही फार्मूला हो जाएगा। क्यों भाई, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, बताओ ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अपवर्तन के लिए ये फार्मूला मैंने पीछे डेरिवेशन ऑलरेडी करा दिया है, यही फार्मूला हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब की दूरी v1 ये है, वस्तु की दूरी u है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, वो r नहीं दिया है, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा ना। मान लीजिए इस पहले वाले की त्रिज्या जो है r1 है, माना इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी जो त्रिज्या है क्या माना, r1 है, ठीक है। पहले वाले की जो त्रिज्या है ये क्या है, r1 है ना। इसको समीकरण नंबर 1 हमने माना। अब हम लोग क्या मानते हैं, ये जानेंगे, जो पृष्ठ, ये जो I1 जो प्रतिबिंब बना हुआ है, ये पृष्ठ नंबर 2 के लिए एक नए वस्तु का काम करेगा। पृष्ठ नंबर 2 के लिए I1 जो प्रतिबिंब बना है, ये नए वस्तु के लिए काम करेगा, वस्तु के समान काम करेगा, और फिर से फाइनल इसका अपवर्तन होगा पृष्ठ नंबर 2 से। जब पृष्ठ नंबर 2 से अपवर्तन होगा तो इसका फाइनल प्रतिबिंब बनेगा, जो कि मैं काला रंग से दिखा रहा हूं, ये वाला I, और वास्तविक इसकी प्रतिबिंब की यही बना है, जबकि दोनों, क्योंकि लेंस है, दो पृष्ठ है, दोनों से अपवर्तन के पश्चात जो वस्तु बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग मानते हैं। ये तो इस तरह से आभासी बना था, बस पहले वाले से होकर, अब तो ये फाइनल बना हुआ है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी क्या है, मानते हैं इसके बीच की दूरी क्या है, v है, वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी v है। जरा कोई मुझे बताएगा कि वस्तु की दूरी क्या है इस समय, सेकेंड वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है, कोई बताएगा मुझे, बताओ। आप यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब I2 जो है, I1 है, I1 पृष्ठ P2 के लिए आभासी
वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, बताओ ना, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो वस्तु के लिए इस समय दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे वस्तु की दूरी u का मान केस के बराबर हो जाएगा, v डैश के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो v1 है या v डैश समझे, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत आसान चीजें हैं, बताओ v1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? पहले वस्तु यहाँ थी, पहले वस्तु यहाँ पे थी, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, कलम कापी अपने हाथ अपने पैर में, अरे अपने टेबल पे रख के। पहले वस्तु यहाँ पे थी ओ पे, और पृष्ठ P1 से अपवर्तन होने के पश्चात प्रतिबिंब I1 बना, जो कि लेंस से V1 दूरी पे था। P2 से नहीं हुआ था। जब P2 ने इसे देखा कि एक वस्तु यहाँ पे है, तो P2 जो है इसको फिर से अपवर्तित कर दिया, तो फाइनल प्रतिबिंब दोनों के अपवर्तन के पश्चात बना I1। तो P2 के लिए वस्तु तो यही है ना I1, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे? V1 हो जाएगी। मेरी बात समझिए, वस्तु की दूरी क्या होगी यहाँ पे? V1 हो जाएगी। हाँ, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? V हो जाएगी। क्यों भाई? वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? V1 हो जाएगी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रतिबिंब? बताइए, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब V हो, तथा वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे V1 हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी और वस्तु की दूरी V1 हो जाएगा। हाँ, ये बात स्पष्ट है आप लोगों को? स्पष्ट है, एकदम क्लियर है? तो क्वेश्चन लग गया। एक चीज और आपने सुना है, पढ़ा भी है, देखो पहले प्रकाश किरण कहां से कहां जा रहा था? ये जा रहा था O से N में जा रहा था। अगर अपवर्तनांक इसका N है तो इसका N होगा, लेकिन अब इसका उल्टा जा रहा है, तो इसका अपवर्तनांक जो है N इज इक्वल टू क्या जगह? उत्क्रमणिति सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा, 1/n हो जाएगा। ये N 1/n के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उत्क्रमणिति सिद्धांत आपने पढ़ा है। मैंने बताया था, एक माध्यम से जाने वाली प्रकाश दूसरे माध्यम जाती है, फिर प्रकाश अगर उसी माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तनांक क्या? उल्टा हो जाता है। ऐसा कुछ मैंने बताया था आप लोगों को, बताओ ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? ऐसा बताया था मैंने आपको। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, फिर उसके बाद उल्टा हो जाता है, फिर उस माध्यम से इस माध्यम में आता तो उल्टा हो जाता है उसका अपवर्तनांक। अरे 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। अरे याद करो प्रकाश के उत्क्रमणिति सिद्धांत, मैंने बताया था कुछ समय पहले, कुछ ही समय पहले बताया था आप लोगों को। हाँ या ना? तो इसीलिए यहाँ पर भी उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि पहले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे प्रतिबिंब बना। जब यहाँ से यहाँ आया तो 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो फाइनली फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या, फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? देखो N/V, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? V हो जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी, और N के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/n लिखेंगे। 1/n/V माइनस 1/u, u की मैं पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u, N/v माइनस 1/u इज इक्वल टू N माइनस 1/r। यह आपका फार्मूला होगा, यह आपका फार्मूला होगा। ध्यान देना, N के इज इक्वल टू 1/n है, v इज इक्वल टू क्या है? v है, लेकिन u इज इक्वल टू क्या है? v1 है। इसे रखेंगे इसमें, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा? n के स्थान में 1/n लिख दिया अपान v, माइनस 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे? v1 इज इक्वल टू n के स्थान पे 1/n माइनस 1/r। देखो अब इसका त्रिज्या मान लेते हैं R2 है। इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम लोग? R2 है। डेरिवेट करना, इसका त्रिज्या हमने R2 मान लिया, ठीक है ना? इसकी त्रिज्या क्या है? R2 है ना? ये हमने माना। सॉल्व करेंगे
1 अपान एन वी माइनस 1 अपान V1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपान एन R2 ना, ये हो जाएगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे, समीकरण नंबर 3 मानेंगे और ये और ये और ये और ये जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, आप ध्यान देना। समीकरण 3 तथा 1 को जोड़ने पर आइए जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, n अपान वी डैश, ठीक है, यह है माइनस क्या हो जाएगा, n अपान वी डैश। एक काम करते हैं, जोड़ने से पहले ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, जोड़ने से पहले ध्यान दीजिए, जोड़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम होगी, सर वस्तु की दूरी u होना चाहिए था, आपने v1 क्यों दिया। ये प्रॉब्लम होगा कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे पता है यहीं पे सबको दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब I1 पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब जो I1 है यह पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, इसलिए वस्तु की दूरी v1 रखेंगे हम लोग, ठीक है, समझे। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, n का गुणा करेंगे, n का गुणा करने, दोनों पक्षों में n का गुणा करेंगे। जब n का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो n अपान एन बी माइनस n अपान V1 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस n अपान n R2। अब देखो यहाँ से ये देखो, यह n से कट जाएगा, n से कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, 1 अपान बी माइनस n अपान V1 इज इक्वल टू n 1 माइनस n अपान R2, ये बचेगा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 4 मानिए, इसे समीकरण नंबर 4 मानिए, ठीक है ना, समीकरण नंबर 4 मान दीजिए, समीकरण नंबर 4 मान दीजिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 4 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 4 को क्या जोड़ने पर, आइए जोड़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। समीकरण नंबर 1 में देखो इधर क्या है, n अपान V1 है माइनस 1 अपान U है, ठीक है। इधर देखो इसमें क्या क्या है, प्लस 1 अपान V है माइनस n अपान V1 है, इसको जोड़ दिए, इज इक्वल टू करेंगे, इधर का क्या है, n माइनस 1 R1 प्लस 1 माइनस n R2, 1 माइनस n R2 है ना, 1 माइनस n R2, ठीक है। ध्यान देना, जब हम लोग जोड़ रहे हैं समीकरण 1 और 4 को, देखो ये और ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 R1 प्लस 1 माइनस n R2 बचेगा। अब यहाँ से ध्यान देना, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 R1, देखो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, परे आ जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा अपान R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपान B माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। मैंने पूरी कोशिश किया आपको समझाने की, नहीं समझ में आया है कोई एक आध छोटी मोटी पॉइंट तो आप दोबारा लेक्चर को देख सकते हैं, ये आपके हाथ में, आपको जन्मसिद्ध अधिकार मैंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। अब तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो हमने कुछ नहीं किया, मैं एक बार सरसरी निगाह से बता देना चाहता हूं, हमने पृष्ठ P1 को पहले वस्तु माना था, पृष्ठ P1 से इसका अपवर्तन कराया था तो I1 प्रतिबिंब बना था, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी U हो गई थी, इस फार्मूले में रखा था, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे V1 हो गई थी क्योंकि I1 प्रतिबिंब बना था, और पृष्ठ P1 की त्रिज्या R1 था इसलिए R1 रखा, n-1 उसका वो रखा था, क्या अपवर्तनांक रखा था,
फिर ये जो पृष्ठ P1 के कारण I1 प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, प्रतिबिंब I1 जो है पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। यानी जो I1 प्रतिबिंब बना है ये P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, और P2 से इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के पश्चात I प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? I प्रतिबिंब बनता है। ये I प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से चूंकि ये I1 आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है P2 के लिए, तो P2 के लिए जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे वस्तु की दूरी V1 रखेंगे। वस्तु की दूरी क्या रखेंगे? U का मान V1 रखेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी V रखेंगे। और यहाँ पे अपवर्तनांक, चूंकि मैंने बताया था पिछले जगह में प्रकाश की उत्क्रमणीयता सिद्धांत में, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद दोबारा उसी माध्यम में कोई प्रकाश आता है तो उसका अपवर्तनांक उल्टा हो जाता है, 1n2 = 1/2n1 हो जाता है। इसलिए वहां पे n का मान 1/n हो जाए, क्योंकि इधर से वस्तु यहाँ पे आ रही, फिर इसका अपवर्तन हो रहा है। अब मैंने इसी फार्मूले में n के स्थान पे 1/n रखा, v के स्थान में v तो रहने दिया, u के स्थान पे v1 रखा, और 1/n-1 कर दिया। फिर दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया? n से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद ये बना है आपका समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1, दोनों को जोड़ दिया। इधर का इधर जोड़ा, उधर का उधर जोड़ा। जब इधर का इधर जोड़ा तो देखिए n/v, पहले इसको लिखा था मैंने, -1/u लिखा था, प्लस किया था 1/v -1/u, तो यहाँ पे n/v कर दिया, और ये बचा, और इधर का ये बचा। इस यहाँ पे छोटी ट्रिक है, 1 - n है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये जो बीच वाला प्लस ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये इसका वैल्यू n-1 हो जाएगा, ताकि मैं इसको बाहर कॉमन कर लूं। यहाँ पे बचेगा 1/r1 - 1/r2। इस तरह से आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, आप इसे कर लेना, बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस के लिए मेकर का सूत्र का प्रूफ कीजिए, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। फटाफट आप लोग लिखिए, फिर मैं इसके लिए कुछ और चीजें बताता हूं। जो चीजें हैं आपको मैंने समझा दिया, जो पढ़ना है पढ़ना ही पड़ेगा, लॉन्ग हो चाहे हार्ड, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको रटो या फिर याद करो, उससे नहीं मतलब। मैं कुछ लोगों के दिमाग में है कि बहुत हार्ड है, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं पढ़ेंगे तो नंबर, एग्जाम में पूछा जाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इतना आसानी से परसेंटेज नहीं आता है, 2-3 बार इसे आप करेंगे ना तो आपको अपने आप आ जाएगा, उसके लिए आपको परेशानी नहीं होनी है, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया, बुक में जाके देखना, इससे भी कठिन तरीका दिया हुआ है। लिख लीजिए, मैंने 2-2 बार आपको समझा दिया। इसके इसी फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। इसको रब कर दें हम। एक दो पॉइंट और है जो कि हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। इसमें देखो क्या होता है, जरा कोई मुझे बताएगा क्या? कोई मुझे बताएगा कि अगर कोई वस्तु u की दूरी में अनंत हो तो प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु का प्रतिबिंब यानी v कहाँ पे बनता है? ऐसा कोई बताएगा? अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? मैंने बताया था आप लोगों को, अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनता है, यानी प्रतिबिंब यफ पे बनता है। तो समीकरण नंबर इसे मानिए आप लोग 5 ना, तो यहाँ पे लिखिएगा सभी लोग समीकरण। देखो मैं ये स्पेशल बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। समीकरण नंबर 5 से क्या है? समीकरण नंबर 5, 1/v - 1/u = n-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है, ये है। तो इसमें प्रतिबिंब को हम लोग अनंत पे रख देते हैं। u = अगर इंफिनिटी रखेंगे तो v का वैल्यू, प्रतिबिंब जो दूरी होगा f के बराबर हो जाएगा। इसमें रखेंगे u के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? इंफिनिटी। 1/v के स्थान पे f हो जाएगा। कब? जब u के स्थान पे इंफिनिटी होगा, = n-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। देखो 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/f = n-1
1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला बनता है कब? फोकस दूरी के लिए। यही फार्मूला मेकर का सूत्र कहलाता है। इसी फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे न्यूमेरिकल वाले। समझे? कुछ मैंने नहीं किया, वस्तु अगर इंफिनिटी पे होगा तो फोकस एफ पे बनेगा। इसका जो फोकस होगा एफ पे बनेगा, बस मैंने यही तो रखा और कुछ अलग से नहीं किया मैंने, अपने घर से तो कुछ नहीं किया। एक दो चीजें और हैं जो कि आपको समझना चाहिए। यानी कि 1/v के स्थान पे 1/f आ जाएगा। नोट कर लीजिए सर। एक दो पॉइंट और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा बताइए, तो मैंने उत्तल लेंस के निकाला, अगर अवतल लेंस के लिए कोई आपसे पूछे तो आप क्या निकालोगे, क्या आंसर दोगे? बताओ। अवतल लेंस के लिए अगर कोई पूछ दे गलती से तो आप क्या दोगे? क्या बताओगे अवतल लेंस के लिए क्या फार्मूला होगा? बताओ। अगर यही फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए पूछे तो क्या बताओगे? बताओ। ध्यान देना, मैं अवतल लेंस के लिए बता रहा हूं। अवतल लेंस के लिए देखना, ध्यान से देखना सभी। ये होता है आपका अवतल लेंस, यहाँ पे दो होते हैं, है ना, जिसमें पृष्ठ P1 होता है, पृष्ठ P1 होता है या पृष्ठ P2 है। अच्छा जरा बताना, पृष्ठ P1 के वक्रता त्रिज्या कहीं R P2 का, R2 इधर होगा और R1 इधर होगा ना, R2 इधर होगा और R1 इधर होगा। क्यों? वक्रता त्रिज्या इधर ही इधर होगा ना। बताओ, यही तो होगा कंडीशन, R1 इधर होगा और R2 इधर होगा। हाँ, अरे हाँ या ना कुछ बताओगे? अरे बताएंगे आप। R1 P1 के लिए R1 इधर होगा, R2 इधर होगा, जो मैं पूछ रहा हूं बताओगे आप लोग हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? R1 इधर होगा और R2 उधर होगा। हाँ? अच्छा जरा बताइएगा, R1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? R1 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? R2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव? ये बताइएगा आप सब। R कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव होगा? R1 पॉजिटिव होगा या R2 पॉजिटिव होगा? बताओ। अरे बताओ, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है। R1 क्या होगा? R1 पॉजिटिव होगा। कौन कर रहा है? दिमाग ठिकाने लगा देंगे जो कहेगा ऐसा। देखिए R1 इस साइड है, क्योंकि P1 इस साइड है तो इसकी त्रिज्या जो R1 इस साइड, मैंने कहा लेंस के इस साइड वाले निगेटिव होते हैं, लेंस के उस साइड वाले पॉजिटिव होते हैं, तो R1 यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही फार्मूला अवतल दर्पण के लिए लगाना होगा तो R1 के यहाँ पे -R1 रखेंगे और R2 के स्थान पे +R2 रखेंगे, तो फार्मूला नया इस तरह से बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, है ना, 1/f इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा? बताओ। 1/f इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा n-1 1/-R1 1/R2, ये फार्मूला बनेगा। -R1 -R2, हाँ, क्योंकि R2 प्लस है तो प्लस ही प्लस रहने देंगे ना, R2 को प्लस रखेंगे और R1 के लिए माइनस रख देंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ना, ये आप देखोगे कि किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए निगेटिव है। मैं अलग से रटवा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि देखिए इधर आपका R1 है इसलिए निगेटिव, मैंने कहा लेंस के इस साइड सब निगेटिव उस साइड सब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे R2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा? 1/R1 1/f इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे R1 माइनस 1/-R1 -1/R2, ये फार्मूला बनेगा ना। अब माइनस कॉमन करते हैं, तब फाइनल होगा। माइनस कॉमन करते हैं
इसको रब करते हैं, ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, R1 प्लस R2 1/R2। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला बन जाएगा, अवतल दर्पण के लिए फार्मूला, सॉरी अवतल लेंस के लिए फार्मूला बन जाएगा। अरे माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब कहीं कहीं किताब में क्या होता है, इस माइनस से गुणा इसमें कर देता है, तो 1/f इज इक्वल टू कहीं कहीं किताब में लिखता है 1 माइनस n, यहाँ पे ये माइनस किया तो गुणा तो n माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे लिखा 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोनों का आंसर मतलब है कि ये अवतल दर्पण के लिए फार्मूला हो गया। अगर अवतल लेंस के लिए, अगर अवतल लेंस होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। समझ गए आप लोग? हाँ, अवतल के लिए कुछ नहीं करना है, आप खुद फार्मूला बना सकते हो, इसमें रटना है ही नहीं। R1 निगेटिव हो जाए क्योंकि R1 इस साइड है, R2 पॉजिटिव है क्योंकि R2 उस साइड है। हाँ सिंपल है, ये फार्मूला हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए ये था, अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला। अंतर क्या होगा, यहाँ पे n माइनस 1 था, यहाँ पे 1 माइनस n हो जाएगा। आसानी से। लेकिन वैसे अवतल लेंस वाला कभी पूछता नहीं है, पूछता है उत्तल लेंस वाला। लेकिन न्यूमेरिकल लगा, अगर अवतल लेंस से पूछ लिया तो आपको डायरेक्ट फार्मूला आएगा, तो डायरेक्ट आंसर रख देंगे, नहीं तो आप खूब R1 R2 रखते रहेंगे, आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो एक बार सभी लोग। अच्छा एक चीज और है, एक चीज छोटी सी चीज और थी। अच्छा ये बताओ जरा, उत्तल लेंस के लिए फार्मूला ये आया था, अवतल लेंस के लिए फार्मूला ये आया था, सेम फार्मूला आया था लमसम, सेम फार्मूला आया था, बस यहाँ पे निगेटिव था। तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। एक नया पॉइंट है। हो गया, चले आगे। इसका नेक्स्ट कंडीशन जो है, लेंस के दोनों तरफ जो माध्यम अपवर्तनांक समान माध्यम वाला था, अब अपवर्तनांक भिन्न भिन्न वाला हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आएगा, वो इससे थोड़ा कठिन है, इससे थोड़ा कठिन है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसको रब करें हम, हो गया तो चलिए इसको रब करते हैं। काफी लोग बस करिए कह रहे हैं, तो चलिए मैं आज के लिए बस कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज के लिए मैं बस कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कल का लेक्चर आया नहीं था समय से, इसलिए आप लोगों ने कल का पढ़ा नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन कल मैं बस नहीं करूंगा, कल मैं ट्रक करूंगा या फिर कोई अच्छी गाड़ी करूंगा, जैसे आपका होता है ना फॉर्च्यूनर वगैरह, और इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा कल, फॉर्च्यूनर करके पूरा इस चैप्टर को खत्म करूंगा। ठीक है ना। आज मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या दूंगा, आप पीडीएफ में जाएंगे तो वहां पे मतलब क्लासरूम में जाएंगे तो जहां पे 4 लेक्चर होता है उसी के नीचे आईएमपी क्वेश्चन मिलेगा। आईएमपी क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्टिव तो नहीं मिलेगा, आज ऑब्जेक्टिव नहीं दूंगा। आज आपको आज दूंगा मैं न्यूमेरिकल दूंगा और सब्जेक्टिव दूंगा। सब्जेक्टिव में 4-5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में 10-12 क्वेश्चन होंगे, सोल्यूशन के साथ होंगे, लगा लेना आप सभी लोग। ठीक है, ये लगा लेना, तभी आगे कल मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। ठीक है, कहां पे मिलेगा बता दिया हूं मैं अभी अजय सर से कहता हूं तुरंत क्लास के बाद अपलोड कर देते हैं।
पीडीएफ तो इसका अपलोड हो गया था यहाँ तक, लेकिन जो आज मैंने पढ़ाया इसका पीडीएफ नहीं अपलोड है, लेकिन इसके पहले तक का पूरा पीडीएफ अपलोड है, आप जाकर देखना पार्ट 1 में। अभी मैं दे दूंगा आदित्य, अभी तुरंत, ठीक है। सोल्यूशन के साथ में पीडीएफ है, खुद से लगाने की कोशिश करना, खुद से लगा लेना। मैंने अब सोचा कि कुछ सब लोग पढ़ने वाले नहीं है, जिनको पढ़ना है सोल्यूशन के साथ दे दूंगा, वो पढ़ लेंगे, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, बस थियरी पढ़ेंगे, ओके। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, मैंने दिखाया भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 14 से लेके 17 18 क्वेश्चन है, 13 तक हमने पहले दे रखा है, 13 के आगे आज दूंगा मैं, उसे भी लगा लेना आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास को बेंड करता हूं, लगा लीजिएगा। मैं मानता हूं कल मैंने लेक्चर समय से नहीं आया था, थोड़ा टेक्निकल इशू था, इसलिए मैं आज जल्दी बंद कर रहा हूं, इसे कंप्लीट कर देता मैं, ठीक है।